नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो इस्तीफा मांगा गया है इस पूरे मामले में क्या खौफनाक जवाबी मोड़ आया है। इस पूरे मामले में एक ताकतवर शख्सियत और एक खातून वजीर की दिलचस्प कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा मांगा गया, इस मामले में क्या खौफनाक जवाबी मोड़ आया है और आपको एक ताकतवर शख्सियत की कहानी भी सुनाते हैं और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि एक खातून वजीर का दिलचस्प किस्सा क्या है। इसके अलावा आपको हमारा जो चैनल है इसके मुतालिक भी एक अहम मामला डिस्कस करते हैं और वो मामला यह है कि हमने आपको 9 दिन पहले बताया था कि हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगेगी और उस वक्त हमारे कुछ पीडीएम के दोस्त और कुछ पीटीआई के दोस्त भी इस खबर पर नाराज हो रहे थे, लेकिन हमारी इस खबर की भी तस्दीक हो गई। इससे पहले हमने आपको यह भी बताया था कि मियां नवाज शरीफ की जो तकरीरें हैं वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुई और फौज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, उस पर भी कुछ पीटीआई के और कुछ पीडीएम के लोग नाराज थे, लेकिन उसके 2 दिन बाद डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। इसी तरह हमने आपको मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट एक्सपायर होने की खबर सबसे पहले दी थी, नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नंबर भी बताया था, मियां नवाज शरीफ का जो वीजा पहला एक्सपायर हुआ था और उसके बाद मियां नवाज शरीफ का वीजा जिस तरीके से एक्सटेंड हुआ उसके मुतालिक भी खबर दी और उस वक्त भी पीटीआई और पीडीएम के कुछ लोग हमसे नाराज हो रहे थे, लेकिन वो तमाम खबरें भी दुरुस्त साबित हुई और मरियम नवाज की जमानत कैंसिल करवाने के लिए नैब ने जो प्लान बनाया था इसके हवाले से हमने आपको 10 दिन पहले खबर दी थी और उस वक्त हमारे साथ पीडीएम के दोस्त नाराज हो रहे थे, लेकिन वो खबर भी दुरुस्त साबित हुई। अब वापस आते हैं खातून वजीर और एक ताकतवर शख्सियत के मामले पर और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि ये जो सहाफी हैं उनके पास खबर कैसे आती है और उनके जराए क्या होते हैं। तो आपको बताएं कि एक जो सहाफी है जो अमली तौर पर सहाफत करता है, यानी ये नहीं कि वो सिर्फ एक 3x3 के कमरे में बैठकर और हवा में तज्जिए करता है, जिसने अमली तौर पर सहाफत की होती है, जो अमली तौर पर ब्रीफिंग्स अटेंड करता है, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खबर लेने की कोशिश करता है और इसी तरह जब उसने किसी टॉपिक पर कोई वीडियो बनानी हो, कोई प्रोग्राम करना हो, कोई खबर देनी हो तो वो 2-4 अपने जानने वाले जो मिनिस्टर्स हैं उनको टेक्स्ट करता है। उसके बाद वो जो ऑपोजिशन का मौकफ लेने के लिए उनको भी 2-4 मैसेज करता है और एक खबर जब उसके पास आ जाए तो उसको 2 जराए से, यानी उसको काउंटर चेक किया जाता है और जब 2 जराए से तस्दीक हो तो उसके बाद ही खबर दी जाती है। इसी तरह मुझ समेत जो दीगर साफी हैं वो किसी भी खबर के लिए जो ताकतवर हलकों के नुमाइंदे हैं कभी उनको भी टेक्स्ट करते हैं और अपने जराए से इस तरह से खबरें इकट्ठी करते हैं। अब हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन दी कि हमारा जो चैनल है ये कभी कभार पीडीएम के दोस्तों पर बड़ा भारी गुजरता है और कभी पीटीआई के दोस्तों पर भारी गुजरता है और उनका यह कहना है कि यही हमारी क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी खबरें दुरुस्त भी साबित हो जाती हैं और पीटीआई के लोग भी और पीडीएम के लोग भी हमसे इसलिए नाराज रहते हैं कि जब एक सहाफी हकायक की बुनियाद पर खबरें देता है तो वो जो हकायक हैं वो कभी किसी एक पार्टी के लिए तल्ख हो सकते हैं, कभी दूसरी पार्टी के लिए तल्ख हो सकते हैं। तो मुझ जैसे जो साफी हैं उनसे आप ये तवक्को ना रखें कि हम एक किसी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर बन के या सहाफत का एक लिबादा ओढ़कर असल में हम कोई नून लीग के वर्कर बन जाएंगे या पीटीआई के वर्कर बन जाएंगे या पीपल्स पार्टी के वर्कर बन जाएंगे। हम आपको हकायक की बुनियाद पर खबरें देंगे, वो हकायक कभी किसी एक फरीक के लिए तल्ख हो सकते हैं और कभी दूसरे फरीक के लिए। बहरहाल वापस आते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के मामले में एक क्या खतरनाक जवाबी मोड़ आया है और एक खातून वजीर की दिलचस्प कहानी से भी आपको आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती का फैसला हुआ था तो उस वक्त शहबाज शरीफ की जानिब से जो नाम भेजे गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए उनमें इरफान कादिर का नाम शामिल था, नासिर महमूद खूसा का नाम शामिल था और अखलाक तारड़ का नाम शामिल था। जबकि
दूसरी जानिब बड़ी छान फटक कर, बड़ी तहकीक करके और एक खातून वजीर को इस हवाले से एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो ज़रा सी अपने जो सोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करें और कोई मुनासिब से नाम जो हैं वो ढूंढें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए किसका नाम होना चाहिए। अब इनके साथ दो और वज़रा को भी ये टास्क दिया गया कि हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कौन कौन से नाम देने चाहिए। और जो कमेटी बनाई गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए, क्योंकि कुछ नाम जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होती है तो वो अपोजिशन की जानिब से आते हैं, कुछ नाम हुकूमत की जानिब से आते हैं। तो उस वक्त जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को जो चेयर कर रही थी, उसकी जो सदारत कर रही थी, वो थी डॉक्टर शीरीन मजारी। और उस वक्त उन्होंने अपने दो मजीद वुज़रा के साथ जो नाम तजवीज़ किए थे, उनमें जो नाम थे जिनको बाद में कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इन नामों की अप्रूवल दी, उनमें एक जमील अहमद का नाम शामिल था, एक फजल अब्बास मेकन का नाम शामिल था और एक सिकंदर सुल्तान राजा का नाम शामिल था। यानी सिकंदर सुल्तान राजा का नाम अपोजिशन की जानिब से नहीं बल्कि हुकूमत की जानिब से आया था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसकी अप्रूवल दी थी और अपोजिशन को असल में उस वक्त इस नाम पर एतराज था। और उस वक्त एक हुकूमत की शख्सियत ऐसी भी थी जिन्होंने ये कहा था कि चूंकि सिकंदर सुल्तान राजा मियां नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी के दामाद हैं, तो ये ना हो कि उसके बाद उनका ये जो रिलेशन है उसकी वजह से तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हों। लेकिन उस वक्त हुकूमत में ये कंसेंसस था, ये इत्तफाक था कि सिकंदर सुल्तान राजा एक बड़े अपराइट ऑफिसर हैं और वो असूलों पर कभी भी कोई समझौता नहीं करते। अब वापस आते हैं कि एक ताकतवर शख्सियत की इस पूरे मामले में क्या कहानी है। तो आपको बताएं कि ये जो पुरस्कार कहानी है ये शुरू कहां से हुई। ये शुरू उस दिन हुई जब वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के किरदार के मुतल्लिक बड़े ही सख्त सवालात उठाए और उन्होंने तो अपने खिताब में ये कह दिया कि इलेक्शन कमीशन सेनेट का जो इंतखाब है उसको शफाफ तरीके से कराने में नाकाम रहा। इसके अलावा उन्होंने डस्का इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसके ऊपर भी सवालात उठाए और उन्होंने कहा कि हमें बड़ा सदमा पहुंचा है जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने एक्ट किया है। और उस दिन हमने आपको यह खबर भी दी थी फवाद चौधरी का नाम लेकर कि एक वजीर ने यह तजवीज़ दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगा जाए। और वो जो वजीर साहब हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया कि हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। अब आते हैं एक ताकतवर शख्सियत के मामले पर। तो आपको बताएं कि जब ये तजवीज़ तैयार की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगा जाए और इलेक्शन कमीशन के जो दीगर अरकान हैं उनसे भी इस्तीफा लिया जाए, तो उस वक्त एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में यह तासुर है कि वो रावलपिंडी के बहुत करीब है, ताकतवर हलकों के बहुत करीब है, यानी पाकिस्तान के वो ताकतवर हलके जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उनके बहुत करीब है और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तक भी उसकी रसाई है। और कुछ हफ्ते पहले तक ये शख्सियत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बहुत करीब भी थी। लेकिन अब रिसेंटली ये कुछ ऐसा तासुर बन रहा है कि इस शख्सियत के और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ताल्लुकात जो हैं उतने अच्छे नहीं रहे जितने इनके ताल्लुकात पहले अच्छे थे। और उसकी वजह उनके कुछ रीसेंट बयानात भी थे और उन बयानात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनसे नाराज़गी का इजहार भी किया था। और एक इजलास में तो उनके बारे में ये बात भी की गई कि ये जो शख्सियत हैं ये बज़ाहिर तो इनको हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन इनके जो बयानात हैं उनसे तो ऐसे जाहिर हो रहा है कि ये शख्सियत अपने ही कैंप के फौजी मार रही है, यानी अपने ही कैंप को नुकसान पहुंचा रही है। अब ये जो शख्सियत हैं ये हैं वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद। और ये शख्सियत इन्होंने एक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जाकर हैरान कुन काम किया था और वो काम ये था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, जाहिर है कि वो भी एक बहुत बाअसर शख्सियत हैं और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जितने भी कोई ऑर्डर्स निकलते हैं या कोई अहम नौयत की फैसले होते हैं उसमें आज़म खान का बड़ा इनपुट होता है। और जो सरकारी मरासले होते हैं, जो सरकारी फाइल्स मूव की जाती हैं और जो सरकारी डिसीजंस होते हैं उसमें किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का सबसे कलीदी और बड़ा किरदार होता है। तो उस वक्त शेख रशीद ने
ये कहा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जाकर कि ये इलेक्शन कमीशन के साथ हम जो खतो किताबत कर रहे हैं, यानी हम इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर हमें एक खतरनाक जवाब दे दिया है और ये कहा है कि हमें शिकस्त बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। और साथ ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के जो खिताब था उस पर मायूसी का इजहार किया है और बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जैसे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत जो है उसके खिलाफ एक चार्जशीट पेश कर दी है। अब उस वक्त प्लान ये बन रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए एक रेफरेंस भेजा जाए और इसी तनाजुर में शेख रशीद ने फिर ऑन रिकॉर्ड कहा कि उन्होंने जाकर आजम खान को मना किया कि खुदा का वास्ता है ये जो खतो किताबत है यानी जो रेफरेंस वाले मामले, इस मामले को बंद करें और ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन का इसको खुश असलूबी से निपटाएं। अब इस पूरे मामले में एक अहम मोड़ ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से इस्तीफा तो मांगा गया है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके ओहदे की जो मियाद है वो है 5 साल और उनको हटाने का एक ही तरीका है, या तो वो इस्तीफा दें और दूसरा तरीका यह है कि वो उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक सदारती रेफरेंस लेकर जाया जाए और सदारती रेफरेंस के बगैर उनको हटाना मुमकिन नहीं है उस वक्त तक जब तक वो रजाकाराना तौर पर इस्तीफा ना दें। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके बारे में हम आपको बताएं कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सबसे सीनियर जज साहिबान और हाई कोर्ट के जो 2 सबसे सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। और अब इस मामले में मरियम नवाज और पीडीएम भी कूद पड़े हैं और वो पूरी तरह इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो गए हैं। और खतरनाक बात यह भी है कि एक फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो भी इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है और अगला जो इलेक्शन है, जो आम इंतखाबात होने हैं, वो भी इसी इलेक्शन कमीशन ने ही करवाने हैं।